हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जर्मनी में ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए, जो कि जर्मन डॉट प्रोग्राम में स्टूडेंट कुलीग के थ्रू अगर आप चाहते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उसका एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसी के बेसिस पे ही जो एक और प्रोसेस जर्मनी में जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या मैं पर्टिकुलरली उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स उस प्रोसेस के थ्रू भेजे हुए हैं जर्मनी में, जिसमें आपको स्टूडेंट कोलीग जाके जर्मनी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप जर्मनी की ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम को आप फोकस बना के उसमें अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस का मतलब होता है कि जब आपने 12th कर लिया है इंडिया से, 12th करने के बाद में आप इंडिया में ही एक फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो और वहाँ से आप अपना 1 एकेडमिक ईयर या फर्स्ट ईयर को पूरा करते हो। उसके बेसिस पे आपकी जो 13 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है जर्मनी में, जिसको स्टूडेंट कुलीग को 13 ईयर बोला जाता है, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं लगती, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंडिया से ही आपने 13 साल की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। अब आप एलिजिबल बन जाते हो कि आप जर्मनी में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए। और क्योंकि जब हमने स्टूडेंट कोलीग जो है जर्मनी से किया ही नहीं है वहाँ पे जर्मन डॉट में, मैंने इंडिया से जो एकेडमिक ईयर अपना यहाँ पे 1 साल का जो पूरा किया है कोई भी फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में, वो मेरे को यहाँ पे पूरा इंग्लिश में पढ़ाया गया है। तो मेरे बेस्ट सिनेरियो ये बनता है कि मैं जर्मनी की भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँ, वो वहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जो बैचलर्स में पढ़ाई हो रही है मैं उसी में अप्लाई करता हूँ। इस प्रोसेस का जो पूरा टाइमलाइन होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स है इसमें, या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपके पास में क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, या मान लो आपका कुछ अगर चीज़ें रिजल्ट टाइम में नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए, है ना। वो सारी चीज़ों को इस वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं, प्लस लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज वेल एज एकेडमिक रिक्वायरमेंट को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो। अब इस प्रोसेस में डिस्कस करते हैं सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इसमें होता है कि आपके पास में 12th आपने कंप्लीट किया, 12th करने के बाद में आपको इंडिया में फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, ध्यान रखना आप डिप्लोमा वगैरह नहीं लोगे, आप कोई ओपन स्कूलिंग भी इसमें नहीं लेनी होती, आप एक फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई करनी है, बीएससी या बी इंजीनियरिंग आपको कोर्स करना है, अगर वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर साइंस वगैरह का, उस केस में आप इंडिया में जो एडमिशन लेंगे वो या तो आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लोगे आप, या अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे बीएससी सीएस बीएससी आईटी भी ले सकते हो, या बीसीए भी ले सकते हो। आपने इन तीनों में से किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, आपने 1 एकेडमिक ईयर यहाँ से पूरा किया, मतलब अगर आपकी जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने एडमिशन लिया वो अगर सेमेस्टर बेसिस पे अगर आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही होती तो आपके पास में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों के रिजल्ट होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, कोई भी फेल नहीं हो सकते हो आप किसी में भी। उसका कारण क्या है कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बैकलॉग यहाँ पे अगर आ गया, उसको आपको दोबारा देने के लिए फिर अल्टरनेट सेमेस्टर में देना पड़ता है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैकलॉग आएगी वो आप सेकंड में नहीं दे पाओगे, आपको देना पड़ेगा थर्ड में, है ना। सेकंड में आएगी तो मतलब चौथे सेमेस्टर में, तो उतना लेट आप यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है फिर इस प्रोसेस से अगर जाना चाहते हो तो, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है इस वाले प्रोसेस में। और अगर आप सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको प्लान करते हैं, ये इस प्रोसेस से अच्छा कोई और प्रोसेस जर्मनी में बैचलर्स के लिए इंग्लिश में पढ़ाई करने वाले प्रोग्राम के लिए इससे अच्छा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब जब मेरे पास में सेकंड सेमेस्टर का या मान लीजिए फर्स्ट ईयर का जो मेरे पास में इंडिया में जो हमने बैचलर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो अगर आता है, तो हमें जो एपीएस करवाना होता है इस वाले प्रोसेस में, हमें एपीएस 12th के बाद में जो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है पूरी हो चुकी है, वो दोनों की मार्कशीट एपीएस को भेजनी होती है, क्योंकि एपीएस में जो कैटेगरी इस वाले प्रोसेस के लिए आती है वो 12+1 की कैटेगरी आती है, कि आपका 12th हो चुका है प्लस आपका 1 ईयर एकेडमिक ईयर भी इंडिया में कंप्लीट हो चुका है, उसी कैटेगरी में हमें इसमें एपीएस जो है वो करवाना होता है। अब ये एपीएस जब हमारा 12+1 कैटेगरी में आ गया, उसके साथ में हमें इसमें क्या रिक्वायरमेंट आएगी, एकेडमिकली आपने ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। अब क्योंकि मेरे को एपीएस तो करवाना ही था इसमें, इसलिए मेरे को टेस्ट ईयर्स का स्कोर भी चाहिए। टेस्ट ईयर्स का स्कोर आपने अगर 12th किया है, 12th के बाद आपके पास पूरा भाई एकेडमिक ईयर है यहाँ पे पढ़ाई करने का इंडिया में, आप उसमें टेस्ट ईयर्स का स्कोर अगेन जितना जल्दी प्रिपेयर करके आप दे सकते हैं। आपको टेस्ट ईयर्स का स्कोर इसमें अच्छे लाने होते हैं। अच्छे लाने का मतलब है कि खाली इसको एज अ फॉर्मेलिटी फॉर एपीएस एप्लीकेशन की तरीके से टेस्ट ईयर्स को मत देखना। आपको टेस्ट ईयर्स का स्कोर इसमें टारगेट करो मेहनत करके कि आपका इसमें 9500 के आसपास में दोनों ही मॉड्यूल में आए, कोर मॉड्यूल में भी और जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल है, उतने अगर आपके आ जाते हैं तो आपको इसमें चांसेस के एडमिशन के जो चांसेस होते हैं फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद डायरेक्टली जर्मनी में बैचलर्स इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए, वो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें टेस्ट ईयर्स का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं कि ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हमने पूरा कराया, हमने टेस्ट ईयर्स करा लिया। अब क्योंकि मैं इस वाले कोर्स में आपको बोल रहा हूँ कि आप इसमें इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए जर्मनी में बैचलर्स के लिए प्लान करो, इसलिए आपको आइल्स का एग्जाम भी देना होगा, आइल्स का टॉयफेल का। आइल्स का एग्ज़ाम भी आपको
अगेन आप 6.5 बैंड्स कॉमनली हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो जाता है, बट अगर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर करनी है तो आप 7 बैंड्स का टारगेट करोगे। अगर आपका आइल्स में 7 आ जाता है तो कोई भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इंग्लिश और बैचलर्स के लिए आपसे 7 बैंड से ज़्यादा मांगे, इसलिए आप आइल्स में 7 बैंड का इसमें टारगेट करते हैं। फिर बात आती है कि भले ही अगर आपका जो कोर्स इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश और प्रोग्राम्स के लिए बैचलर्स में बात कर रहे हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो इंग्लिश में पढ़ाए जाने के बाद में भी कई सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश और प्रोग्राम में भी आपको बोलेंगे कि आपके पास में मिनिमम जर्मन लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है वो A1 या A2 लेवल की आपके पास में होनी ही चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे। और कुछ जगह पे B1 भी मांग रहे होते हैं, है ना। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें प्योर इंग्लिश और प्रोग्राम ना हो के बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसमें हम अप्लाई करवाते हैं। उस सब के लिए आपके पास में B1 भी होना चाहिए। तो आपके पास जो 1 एकेडमिक ईयर जो आप इंडिया में अपना इन्वेस्ट करते हो, इसमें आपके पास में 3 चीज़ें आ गई है। पहला है कि आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, आपको आइल्स में 7 बैंड्स का टारगेट बना के चलो। 6.5 आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिजनेस स्टडीज़ के कोर्सेज में जाना चाहते हो या मैनेजमेंट के कोर्सेज में, डब्ल्यू कोर्स जिसको बोलते हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो। पर अगर आप टी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपके 7 बैंड्स आ जाएँ। नहीं भी आते हैं तो भी ऑप्शंस बहुत हैं कि आप 6.5 वाले पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास में A2 या B1 आपके पास में होनी चाहिए। अब ये 3 चीज़ें अपने पास में 1 एकेडमिक ईयर के साथ में अगर बन जाती है, इस वाले प्रोसेस से आपको कोई स्टूडेंट को नहीं करना है, आपको कोई जर्मन लैंग्वेज B2 C1 तक की प्लानिंग नहीं करनी है पहले से, और इसमें आपका टाइम भी बचता है। अब टाइम कैसे बचता है उसको भी एक बार समझ लो, है ना। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था उसमें हमने बात की कि जिस भी स्टूडेंट ने इस साल 12th किया होगा वो वहाँ पे नेक्स्ट इनटेक में, मतलब मार्च के इनटेक में जाते हैं। आपका जो इंडिया में रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपके पास में 12th का मान लीजिए मई में आया, आप मई के बाद जो सेम ईयर का अक्टूबर इनटेक है आप उसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस में जिसमें कि आप स्टूडेंट को के लिए जाते हो वो आप नहीं जा पाते हो, आप उसके नेक्स्ट ईयर में मार्च इनटेक में जाते हो। तो आपके जो 6-7 महीने हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद स्टूडेंट कोलीग जो होगा वो 1 साल का होगा पूरा। आपका स्टूडेंट कोलीग जो है 1 साल का, और शुरू के जो 6 महीने आपके 1.5 साल इसमें मिनिमम है ना, 1.5 साल से 20 महीने के आसपास में। अब ये जो 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ स्टडी फ्रॉम इंडिया वाला जो प्रोसेस है, ये क्यों मैं इतना अच्छा मानता हूँ। इसमें आपको कोई स्टूडेंट कोलीग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई हाई लेवल जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है C1 लेवल तक या B2 लेवल तक को। आपका इसमें टाइम भी बच सकता है अगर आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करोगे। इसके मल्टीपल इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इसमें अपना बिना टाइम वेस्ट किए आप एक बिना गैप के जो है 12th आपने किया, नेक्स्ट ईयर आपका जो है फर्स्ट ईयर पूरा हुआ और आप उसी साल में अक्टूबर इनटेक में अपनी बैचलर्स की पढ़ाई डायरेक्टली फर्स्ट सेमेस्टर से जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में शुरू कर सकते हो। बट जो टाइमलाइन हमने डिस्कस किया है वो टाइमलाइन वैसे ही मैच होना चाहिए। बट आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना होता है कि जो टाइमलाइन एक इसका पूरा प्लान होता है वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा हमसे और डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस आप इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही इनटेक चल रहा होता है जो कि अगस्त में मान लो शुरू हो रहा होता है। कुछ कॉलेजेस इंडिया में अब जाके जो शुरू हुई हैं कि यहाँ पे भी 2-2 इनटेक शुरू किया है लोगों ने। बट अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ द सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में है वहाँ पे अगस्त में आपका इनटेक होगा मान लो। तो आपका जिस साल यहाँ पे बैचलर्स पूरा हुआ, मई में रिजल्ट आया, आपने अगस्त में यहाँ पे एडमिशन लिया और आपका अगर वो सेमेस्टर वाइज अगर वो कॉलेज में पढ़ाई अगर हो रही होगी तो आपका दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, जनवरी फेब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है। और उसी तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अप्रैल एंड या मई तक होते हैं और मान लेते हैं कि जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है सेकंड सेमेस्टर का भी, है ना। अब जब मेरे पास में जून का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, मेरे को जो है हमने उस बीच में फर्स्ट ईयर जो हमारा पढ़ाई का चल रहा था उसमें हमने टेस्ट ईयर्स का ख़त्म कर लिया, हमने आइल्स पूरा कर लिया और हमने जो जर्मन लैंग्वेज A2 तक की जो बात है वो भी हमने इसमें पूरी कर ली। और किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर हम फेल नहीं होते हैं, मेरा एक जो CGPA इंडिया में फर्स्ट ईयर में जो बन रहा है, अगेन यहाँ पे CGPA जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई आपका CGPA 7.5 के आसपास अगर बन रहा है तो आप फिर भी एक आपके चांसेस जर्मनी में एडमिशन होने के अच्छे हो जाते हैं, है ना। अब इसका कम्प्लीटली ये मतलब नहीं है कि आपका यहाँ पे CGPA आपका जो फर्स्ट ईयर में जो बन के आ रहा हो वो 9 CGPA के आसपास में आप टॉपर हो उस यूनिवर्सिटी की, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर 12th में अच्छे मार्क्स भी आ रखे हैं, आपका यहाँ पे 7.5 CGPA आ रखा है, आपके टेस्ट ईयर्स में स्कोर जो मैंने बताया उतने अगर आ रखे हैं, आपको इसके भी आप में साल आप अपना इंडिया से फर्स्ट ईयर पूरा करोगे, उसी साल के अक्टूबर इनटेक में आपकी एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या जो आपका फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर जो इंडिया में कंप्लीट हुआ वो आने के बाद में मैं क्या 12+1 वाला जो APS का सर्टिफिकेट होता है वो मेरे को टाइमली मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उसको टाइमली मिलने का मतलब होता है कि जर्मनी में जो इनटेक अक्टूबर का होता है उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी में बैचलर्स के जो हम अप्लाई करेंगे उसकी डेडलाइन होती है 15 जुलाई की।
अगर आपका उसके पहले अगर APS 12+ वाला नहीं आ पा रहा है तो उस वाले ही केस में एक रिस्क आता है कि फिर मेरे को अगले साल का जो मार्च इनटेक है, जैसा आप दूसरे प्रोसेस के थ्रू भी अगर जाएंगे तो आप मार्च इनटेक को प्लान करोगे, वही सेम चीज़ फिर इसमें करनी पड़ जाती है। और उसमें भले ही ऑप्शंस थोड़े से कम होते हैं, बट आपको मार्च इनटेक में भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जर्मनी में काफ़ी सारे मिल जाते हैं, है ना। इसका ऐसा कुछ नहीं कि मार्च इनटेक में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं मिलते। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ वाले बंदे हो तो आपके पास है बहुत ऑप्शन है मार्च में। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी क्लास वहाँ जाना चाहते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज जो है आपको मुश्किल होती है मिलने मार्च इनटेक में, बाकी सारी फील्ड्स में आपको मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ और समझो, है ना, अब बात होती है कि अगर मेरे को ऑप्शंस कम होंगे तो मैं इसमें करूँगा ही क्यों, है ना। ये उसलिए है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज में पूरी पढ़ाई आपको जर्मनी में नहीं करनी है, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो, क्योंकि आप जर्मन लैंग्वेज पैरेलली भी अपनी इंप्रूव कर सकते हो रादर देन कंप्लीटिंग योर होल स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज इटसेल्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इट साउंड्स टू ईजी टू अंडरस्टैंड कि भाई आई विल बी स्टडिंग इन जर्मन लैंग्वेज, है ना, बट टू एक्चुअली डू दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। जर्मन लैंग्वेज में आप बेसिक तौर तरीके से आप जर्मन लैंग्वेज को सीखना वो एक अलग होता है। जब आप उसमें पढ़ने बैठते हो सब्जेक्ट्स को, वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स जब वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट एक हो जाती है। इसलिए ये ऑप्शंस जो इंग्लिश में पढ़ाया जाने वाला होता है वो फिर भी बेटर है। जिनको मेडिसिन के कोर्सेज करने हैं उनको तो करना ही करना है भाई, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप जर्मनी में पब्लिक स्टडीज़ में मेडिसिन की पढ़ाई सिर्फ जर्मन में ही होनी है। बट अगर आप बाकी टेक्निकल कोर्सेज वगैरह के लिए आप जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग के लिए या मान लीजिए जो बिजनेस वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं, उसके लिए आप ये वाला ऑप्शंस ले सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। आप पैरेलली जर्मन लैंग्वेज अपना पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, बट उसके साथ साथ में सारी ही जर्मन पब्लिक स्टडीज़ में आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो एज ए वॉलंटरी क्लासेस वो आपको दे रहे होते हैं। आपका मन है आप सीखें, वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं, है ना। अब इसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि अगर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, जो आप इंडिया से फर्स्ट ईयर अपना पूरा कर रहे होगे, वो अगर लेट आता है, लेट मतलब कि वो रिजल्ट ही आपका आ रहा है जुलाई के बाद में, 15 जुलाई के बाद में, या मान लीजिए अगस्त में अगर आ रहा है, उस केस में आपका जो गैप है वो आना ही, मतलब उस केस में फिर आप जो है मार्च इनटेक में ही जा पाते हो, आप सेम विंटर इनटेक में नहीं पकड़ पाते हो। लेकिन अब मैं क्यों इसको इतना अच्छा है, क्यों इतने कॉन्फिडेंटली हम लोग इसको बता रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से मोस्टली जो स्टूडेंट्स जितने भी हमने कंसल्ट किए हैं, जितने भी हमने गाइड किए हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए, सारे ही इसी प्रोसेस में गए हैं, बिना कोई अपना 6 महीना 1 साल बर्बाद की, है ना। सब ने 12th कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर इंडिया से कंप्लीट किया, टाइमली सबका रिजल्ट आया, APS हुआ, और APS होने के बाद में उसी बीच में हमने उनकी तैयारी करवाई बाकी सब चीज़ों की, और सारे ही जो है वो अब अपना फर्स्ट ईयर करने के डायरेक्टली जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं बिना किसी स्टूडेंट को लिखे, और कोई डिफिकल्टी नहीं आती इस चीज़ में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जर्मनी से स्टूडेंट को लिख करोगे ही तो ही आप वहाँ पे बैचलर्स की पढ़ाई कोप अप कर पाओगे। आप ईजिली इंडिया से फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद में इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में जर्मनी में अगर जाते हो, आप ईजिली अपनी पढ़ाई वगैरह आराम से कोप अप कर पाते हो। इनफैक्ट बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हो चीज़ों को, क्योंकि आप इंग्लिश में ही पढ़ रहे होते हो। जर्मन लैंग्वेज आप जो है आप पहले सीखते रहो, कोई उसको ऑफकोर्स जर्मनी में अगर हम जा रहे हैं तो हमें जर्मन लैंग्वेज सीखना ही सीखना है, उसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करना ही करना है ना। बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक चीज़ को इंग्लिश में भी आप अपना वहाँ पे स्टडी को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब इसको लेके जितने सवाल जवाब हैं, अगेन क्वेश्चंस आप लोग के आने ही चाहिए कि भाई मेरा रिज़ल्ट लेट आया, उस केस में मैं क्या करूँगा, या मान लो कि मैं APSC नहीं हो पाया, उस सिनेरियो में क्या करूँगा, है ना। तो वो सब चीज़ों को अगर डिस्कस करना है, कैसे हमने बाकी स्टूडेंट्स को कराया इस वाले प्रोसेस में, या क्यों इसको इतना अच्छा जो हम लोग क्यों इसको हम लोग इतना स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा होता हूँ मैं, वो सब चीज़ें के लिए आपको कोई भी अगर डाउट है, आपको जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन दिस। आप कमेंट करो, आप डायरेक्टली कॉल करके डिस्कस करना चाहते हो आप कॉल कर लो। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।